गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कपिल भार्गव श्री राम क्लासेस बीकानेर में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हिंदी में, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उस टॉपिक का नाम है शब्द विचार। क्या होता है शब्द विचार? ध्यान से सुने। सबसे पहले बात करते हैं, शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ये शब्द की परिभाषा है। अब बच्चों, शब्द के भेद अगर पूछे जाए कि शब्द के भेद कितने होते हैं, तो बच्चों इनके अलग अलग प्रश्न आते हैं। प्रश्न अलग अलग रूप से पूछे जाएंगे। जैसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर इसके भेद कितने होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, व्युत्पत्ति या कहें रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, और प्रयोग के आधार पर इनके भेद कितने होते हैं। ये अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं, तो 9, उत्पत्ति के आधार पर 5, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 और प्रयोग के आधार पर 2। ये अलग अलग हैं। इन सबको मैं अलग अलग लिखवा देता हूँ आपको, आधार इनके कौन कौन से हैं। ठीक है, करते हैं शुरू। फिर हमारे टॉपिक इनमें से निकलेंगे जो हमें पढ़ने हैं। सीधे सीधे प्रश्न हम ये सोचते हैं कर लें। प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है, जैसे भी समझाऊंगा मैं आपको। तो देखें, सबसे पहले तो लिखें, इधर तो लिखें, अर्थ के आधार पर भेद। ठीक है, दूसरा लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति को हम रचना भी कहते हैं। ठीक है, और चौथा है प्रयोग के आधार पर। इनमें मैंने बच्चों आपको बताया कि उत्पत्ति के आधार पर इसके भेद होते हैं 9, और अर्थ के आधार पर 9, उत्पत्ति के आधार पर 5, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 और प्रयोग के आधार पर 2। कौन कौन से होते हैं वो नाम हम लिखते हैं। देखें, सबसे पहले हम लिखते हैं अर्थ के आधार पर 9 कौन कौन से हैं। पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा विलोमार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द के बाद में चौथा लिखें, विलोमार्थी शब्द के बाद में समानार्थी शब्द,
5वां है समोच्चारित युग्म शब्द। छठा है भिन्नार्थक युग्म शब्द। भिन्नार्थक युग्म शब्द। 7वां है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। 8वां भेद होता है समूहवाची शब्द। 9वां है ध्वन्यार्थक शब्द। अब बच्चों यहां पर बात करते हैं समानार्थी समोच्चार्थी ये कौन कौन से होते हैं। समानार्थी जो हैं ये पर्यायवाची शब्द को बोलते हैं, ठीक है, पर्यायवाची। तो आपके पाठ्यक्रम में एकार्थी शब्द है, एकार्थी याद करा तो अनेकार्थी अपने आप करने पड़ेंगे, विलोमार्थी भी है, समानार्थी भी हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को वाक्यांश के लिए एक शब्द वगैरह ये सब हम करेंगे अलग से। उत्पत्ति के आधार पर देखो बच्चों 5 भेद कौन कौन से होते हैं, सबको मालूम है कौन कौन से। अब ध्यान से सुने, प्रश्न अगर आपसे ये पूछा जाए पर्यायवाची शब्द के रूप में कि पर्यायवाची शब्द का आधार है अर्थ, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या प्रयोग। अब ये सोचें प्रश्न कहाँ से आ गया, प्रश्न का प्रारूप कैसे बनेगा वो तो वो एजेंसी जाने, हमें तो हर तरीके से प्रश्न तैयार करना है। पूछा जा सकता है अर्थ के आधार पर भेद होता है, एक विकल्प इनमें से दे देंगे, तीनों में से एक एक दे देंगे, जो अर्थ के आधार पर होगा वो हमें 9 में से चुनना है। पूछा जा सकता है युग्म शब्द का आधार होता है प्रयोग, व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, अर्थ, तो प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है। तो आपको आते हैं उत्पत्ति के आधार पर भी सब मालूम है 5 कौन कौन से होते हैं। एक नाम बोलूँगा बाकी तुम सब बता दोगे, जैसे तत्सम। हाँ गुरुजी अब तो आते हैं, अब तो बोल भी दिए हम लोगों ने तद्भव, लेकिन बोले तो 4 ही है, देशज, विदेशज और 5वां संकर शब्द होता है। संकर मतलब मिश्रित, अलग अलग भाषाओं के शब्द जो होते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, रूढ़, अब तो और याद आ गया क्या, यौगिक, हाँ गुरुजी अब तो याद आ रहे, एक योग रूढ़ भी होता है, ठीक है जी, योग रूढ़, ठीक। प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, एक होता है विकारी पद, पद या शब्द एक ही बात होती है, पद बोलो चाहे शब्द बोलो, विकारी, और दूसरा अविकारी, विकारी पद और अविकारी पद, ठीक है। एक बार तो इनको आप देख लें। अब हम जो पढ़ने जाएंगे वो कौन कौन से आपके सिलेबस में ये भी है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, रूढ़, यौगिक वगैरह नहीं है, विकारी वाले हैं, उनको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एकार्थी भी हम पढ़ेंगे, अनेकार्थी पढ़ेंगे, अनेकार्थी पढ़ेंगे तो स्वतः एकार्थी हो जाएंगे, विलोमार्थी आपको याद करने हैं, समोच्चारित पर्यायवाची आपको याद करने हैं, समानार्थी, युग्म शब्द आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द ही हमें पढ़ने हैं, ठीक है, बस यही हैं। उसके बाद में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर हो जाएंगे, और विकारी, अविकारी ये हमारे पाठ्यक्रम में। अब देखो बच्चों, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो ये वाले शुरू करने जा रहे हैं प्रयोग के आधार पर। इनको भी हम पढ़ेंगे बाद में, देखें किस प्रकार से प्रश्न, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसको कर लेते हैं। तो हेडिंग डालें प्रयोग के आधार पर, ये पूरी सारणी लिख ली ना आपने। प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2, कौन कौन से, विकारी और अविकारी। तो लिखें प्रयोग के आधार पर
पद कितने होते हैं? यहाँ पर बच्चों इसके भेद आपको लिखने हैं। 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? एक होता है विकारी पद और दूसरा होता है अविकारी पद। अविकारी पद का एक नाम और भी है जिसको हम क्या कहते हैं? अव्यय। अविकारी पद का एक नाम और है, उसको क्या कहते हैं? अव्यय। विकारी पद कौन से होते हैं? वे पद जिनको हम लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर बदलना चाहे तो उनको बदल सकते हैं, वो विकारी कहलाते हैं। वे पद जिनको लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर नहीं बदल सकते वो अविकारी पद। देखें, इनकी परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे, अलग अलग करेंगे। फिर आता है विकारी पद के भेद। ये कितने भेद होते हैं? इसके भेद होते हैं 4। अविकारी पद के कितने भेद होते हैं? इनके भेद भी होते हैं 4। कौन कौन से? ये भी आपको आते हैं, नाम देखें। पहला संज्ञा। हाँ गुरुजी, अब तो आ गया, अब सारे याद आ गए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और हाँ क्रिया। क्रिया नहीं, क्रिया है, क्रिया नहीं है, क्रिया। अविकारी पद, इसके भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। संबंध बोधक के बाद में संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और यहाँ पर आएगा अंतिम विस्मयादि बोधक। बच्चों, इनके अलावा एक नाम और भी अव्यय में आता है निपात के रूप में, जो आपके पाठ्यक्रम में अपने कहीं एसआई में मुख्य रूप से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलें हम ये इतने ही पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में है। एक भेद हो गया संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। अविकारी में पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। हाँ गुरुजी, ये अगर आप सीधे सीधे बता देते तो भी ठीक था। हाँ, सीधा ही बता देता, जैसे आज संज्ञा शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इसकी पहले पूर्व पीठिका भूमिका तो हमें मालूम होनी चाहिए ना। अगर प्रश्न आपको ये आ जाता है विकारी पदों के आधार पर भेद नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण नहीं होगा। अविकारी पद या अव्यय पद निम्न में से कौन सा है? क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संबंध बोधक, तो संबंध बोधक हो जाएगा। इनका भेद आधार कौन सा है? प्रयोग। तो प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं? तो ये पहले के प्रश्न हैं, इस तरीके से तैयार करने हैं। फिर टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक के मुताबिक हम इनको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आज शुरू करने जा रहे हैं हम संज्ञा। तो हेडिंग डालें, इस तरीके से सारणी को पूरा लिख लें और फिर लिखें विकारी पद। ठीक है, क्या लिखें? विकारी पद। और इसकी परिभाषा में लिखें वे शब्द जिनको लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर बदल सके। वे शब्द जिनको लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर बदला जा सके। वे शब्द जिनको लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर बदला जा सके, वे
विकारी पद कहलाते हैं। वे विकारी पद कहलाते हैं। वे पद जिनको लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर बदला जा सके वे विकारी पद कहलाते हैं। ठीक है, यह है इनकी परिभाषा। फिर इनके लिखे भेद। भेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? अभी लिखे थे। पहला लिख लें संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। ठीक है, अब देखें, शुरू करते हैं सबसे पहले संज्ञा। हेडिंग डालें संज्ञा। लिखें परिभाषा संज्ञा की। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, सम और ज्ञा। सम का मतलब होता है समान रूप से, ज्ञा मतलब जानना, जिसको समान रूप से जाना जा सके। ठीक है, जिसको समान रूप से जाना जा सके। लिखें परिभाषा। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, दशा, स्थिति आदि के नाम का बोध कराए, आदि के नाम का बोध कराए, वह संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा। ठीक है, अब देखो बच्चों, आगे इसके आते हैं भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? भेद अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखें व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, और तीसरा भेद भाववाचक। लेकिन बच्चों कई जगह आप पढ़ते हैं 2 नाम और भी देखने को मिलते हैं। कौन से? एक नाम आता है समूहवाचक और द्रववाचक। समूहवाचक और द्रववाचक, ये 2 नाम भी तो आते हैं, है ना। अब ध्यान से सुने, अगर आपसे अर्थ के आधार पर भेद पूछा जाए तब तो ये 5 बताने होते हैं। अगर पूछा जाए मुख्यतः कितने भेद होते हैं तो 3 ही बताने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन जब बात आती है समूहवाचक और द्रववाचक, ये जो 2 हैं, ये जातिवाचक संज्ञा जो है इसी के ही रूप हैं, इसी के ही रूप हैं। अगर समूह सूचक या समूहवाचक कोई शब्द आएगा तो वो जातिवाचक का ही भेद है, द्रववाचक शब्द है वो भी जातिवाचक का ही भेद है। अगर मान लीजिए जैसे ये पूछा जाए पानी शब्द में कौन सी संज्ञा है, आप यहां पर बताएंगे जातिवाचक। अगर वहां पर विकल्प में नाम दिया है द्रववाचक तो प्राथमिकता द्रववाचक को देंगे, क्योंकि इसके उपभेद को जानना चाहते हैं। ठीक है, और दोनों में से एक है तो कोई समस्या ही नहीं है ना, दोनों है तो प्राथमिकता द्रववाचक को देना। देखें आगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जातिवाचक कौन सी और भाववाचक कौन सी,
इन पर चर्चा करते हैं। अगर समूहवाचक द्रव्यवाचक की बात आती है तो वो जातिवाचक के ही भेद हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखें, हेडिंग डालें व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और लिखें इसकी परिभाषा में, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम विशेष का बोध कराए। लिखें, जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि की नाम विशेष का बोध कराए, वह कौन सी संज्ञा होती है? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा बच्चों? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे? अब ध्यान से सुने। व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए परिभाषा के रूप में हमने नाम विशेष होना है, ठीक है। यहाँ पर 3 बातें आपको मुख्यतः ध्यान में रखनी है। किसके लिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके बारे में कहा जाए उसका नाम विशेष हो, नाम होना जरूरी है, तभी वो व्यक्तिवाचक है। दूसरी बात, दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा न हो, व्यक्तिवाचक। तीसरी बात, अंतिम नस्ल भेद की बात कही गई हो, तो वो भी व्यक्तिवाचक। कैसे? जैसे मैंने कहा, व्यक्ति वस्तु और स्थान, व्यक्ति वस्तु और स्थान। कैसे? जैसे व्यक्ति के नाम की बात बताई ना, सब में नाम होना जरूरी है। जैसे नाम बोला रमेश, किसी लड़के का नाम है, नाम है ना, तो कहते हैं गुरुजी दुनिया में एक ही थोड़ी है, बहुत से अभी 5-7 को तो मैं ही जानता हूँ, अपनी कक्षा में बैठे हैं 10-1, तो सीधी सी बात है। लेकिन नाम सबका अपने लिए क्या होता है बच्चों? विशेष होता है। नाम अपना सबके लिए क्या होता है? विशेष। तो रमेश लड़के का नाम है, रजनी लड़की का नाम है, ठीक है। मैंने ये कहा नाम विशेष होना चाहिए, तो सबका अपना नाम, सबका अपना नाम अपने लिए क्या है? विशेष। इसके अलावा मैंने कहा दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा न हो। जैसे मैंने लिखा कामधेनु गाय, या लिखा ऐरावत हाथी। तो बच्चों देखो, अपने आप में कामधेनु और ऐरावत है, नाम विशेष भी है, और दुनिया में इनके जैसा कोई दूसरा भी नहीं है। कामधेनु एक ही गाय थी, ऐरावत हाथी भी एक ही है। ऐरावत इंद्र देव का जो वाहन है, इंद्र देव का वाहन है ऐरावत हाथी, वो एक ही है, उसके जैसा कोई दुनिया में दूसरा है ही नहीं। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। अंतिम नस्ल की बात कहें, जैसे बच्चों देखो मैंने शब्द लिखा पशु, ये जातिवाचक है। पशु कोई भी हो सकता है। इनमें जगह मैंने लिखा गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। तो ये शब्द जो हैं, कुछ लोग इसको व्यक्तिवाचक कहते हैं, कुछ लोग इसको जातिवाचक कहते हैं। लेकिन बच्चों वास्तविक बात यह कि ये शब्द क्या है? सब अपने आप में जाति है। गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कोई भी हो। लेकिन जो मैंने कहा अंतिम नस्ल भेद, जैसे गाय में मैंने यहां पर लिखा राठी गाय, कांकरेज गाय, थारपारकर गाय, ठीक है। इनके बाद में इनका कोई भेद नहीं होता। पशु जातिवाचक, गाय जातिवाचक, लेकिन राठी गाय जातिवाचक। क्यों गुरुजी? राठी गाय क्या दुनिया में एक है? एक नहीं है बच्चों, ये उसकी अंतिम नस्ल है, उसका नाम राठी के नाम पे विशेष। गाय शब्द में संज्ञा नहीं, गाय शब्द में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक नहीं, राठी शब्द में है। राठी शब्द में व्यक्तिवाचक, कांकरेज में व्यक्तिवाचक, थारपारकर में व्यक्तिवाचक,
गाय में जातिवाचक, पशु में जातिवाचक। अब राठी, आगे फिर गुरुजी गाय लिखना जरूरी था कि हाँ राठी सरनेम भी होते हैं, ठीक है ना। सीकर में एक मान लो, या कहीं मान लो जैसे राठी हॉस्पिटल भी है, ठीक है। तो उनकी बात कही जाए तो वो राठी का मतलब वहां भी तो लगा सकते हैं। हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि गाय की बात चल रही है यहाँ, तब इसके लिए राठी के आगे गाय शब्द लिखना पड़ा। तो पशु जातिवाचक, गाय जातिवाचक, राठी व्यक्तिवाचक। ऐसी भैंस मुर्रा नस्ल की बात करें तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ठीक है। इनके अंतिम नस्ल की बात आती है तो वो नियम भी यहां लागू होता है। तो क्या लिखेंगे यहां, राठी गाय। तीनों बातें मैंने लिख दी बच्चों, अच्छे से समझ में आ रही होगी ना, कि दुनिया में जिसके अपना नाम विशेष हो, तो जैसे रजनी और रमेश जो हैं व्यक्ति के अपने नाम हैं, अपने नाम विशेष होते हैं। दुनिया में उनके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, जैसे कामधेनु और एरावत है, इनके जैसा दूसरा नहीं। अंतिम नस्ल भेद हो तो राठी भी अपने आप में अंतिम नस्ल है गाय की। फिर बात करते हैं वस्तु के रूप में। वस्तु में जैसे हमने लिखा, पुस्तक अगर मैं नाम लिखूं तो पूरी जाति है, पुस्तक पूरी जाति है। पंखा है, पूरी जाति है। अगर मैं उस पंखे का नाम लिख दूं उषा पंखा, पंखे के बारे में बताने के लिए हमने पंखा लिखा है। अन्यथा उषा लड़की का नाम भी हो सकता है, उषा प्रातःकाल के समय को भी कहते हैं। किसके बारे में समझें ये जानने के लिए हमने पंखा लिखा कि हम पंखे की बात कर रहे हैं। तो उषा व्यक्तिवाचक। गुरुजी व्यक्तिवाचक कैसे हो गया, एक ही पंखा थोड़ी है ये दुनिया में। उषा 500 हमारे घर पर ही लगे हुए हैं, ठीक है। सीधी सी बात है बच्चों, कंपनी का नाम है, नाम विशेष हो गया ना, उषा पंखा। या फिर हम कहें रामचरितमानस पुस्तक, और इसके आगे पुस्तक शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वतः ही समझाएंगे रामचरितमानस क्या है, एक पुस्तक का नाम। जहां पर असमंजस की स्थिति होती है तब उस वस्तु का नाम लिखा जाता है। रामचरितमानस ये किताब का नाम है, नाम विशेष होने का। रामचरितमानस हर घर में मिल जाएगा, लेकिन इसका नाम विशेष हो गया जी, ठीक है ना। जैसे हम कहें फुटबॉल, फुटबॉल जातिवाचक है। अगर मैं कहूं रिबॉक फुटबॉल तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ठीक है। अब देखें बच्चों, जैसे बात कहें फल, फल जातिवाचक है। आम, संतरा, केला आदि जो आपको पीछे बताया था उसी तरीके से यहाँ ये भी जातिवाचक है। आम का अगर हम नाम लिखें, इसकी नस्ल का, लंगड़ा आम, कोकिन आम, सफ़ेदा आम इत्यादि। तो बच्चों ध्यान से सुने, लंगड़ा आम, कोकिन आम, सफ़ेदा आम, तोता आम, दशहरी आम, जो भी है नाम लिख दिए। जैसे यहाँ का मतलब नाम, संज्ञा का मतलब होता है नाम, और व्यक्तिवाचक का मतलब किसी एक का ही। जैसे मान लीजिए आप फल खरीदने गए और फल की दुकान पे जाके उसको बोलते भाई साहब फल दे दो, तो आपकी तरफ देखेगा कि सारे फल ही तो है, वो समझा ही नहीं ना अभी तक, क्योंकि समूह है उसके पास में, पूरी जाति है, नहीं समझा। फिर वो कहेगा भाई साहब कौन सा दूध, फिर आप ये कहोगे भाई साहब आम दे दो, फिर उसके पास में चारों तरफ आम की ही पेटियां रखी हुई अलग अलग तरीके की। वो फिर सोचे कौन सा आम दूँ, पूछे भाई साहब कौन सा आम दूँ, क्योंकि अभी तक भी वो समूह में ही है, जाति में समझ नहीं पा रहा। अगर आप दुकान पर जाते सीधे कहे तो भाई साहब 2 किलो लंगड़ा आम दे दो, तो आपको कुछ नहीं पूछे, फटाफट तोल कर ये कहो ये लो, क्योंकि उसके नाम से वो तुरंत उसे जान गया। तो वो लंगड़ा आम यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक। व्यक्ति का मतलब ये हो जिसको तुरंत समझा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर अंतिम नस्ल की बात भी आ गई। क्या लिखेंगे, लंगड़ा आम। सूरज की बात करें, सूरज दुनिया में एक ही सूरज और चांद, ठीक है। वस्तु के रूप में हम लिख सकते हैं उनका नाम, जैसे सूर्य, चंद्रमा, इनके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, इनके जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे ही स्थान की बात करें बच्चों, तो स्थान का नाम चाहे वो देश हो,
जैसे मैं केवल देश लिखता हूँ तो देश कोई भी हो सकता है, और मैंने लिखा भारत। भारत के आगे देश लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबको मालूम है। अमेरिका के आगे लिखने की आवश्यकता नहीं, सबको मालूम है। रूस के आगे देश लिखने की आवश्यकता नहीं, सबको मालूम। कुछ जगह ऐसी होती है जिसका नाम हमने नहीं सुना, तब उसके आगे देश लगाएं, तब पता लगे हाँ ये देश का नाम है, भारत। ठीक है, राज्य लिख दें तो जातिवाचक, हम कहें पंजाब, राजस्थान, ये राज्यों के नाम। यहाँ भी इनके आगे राज्य लिखने की आवश्यकता नहीं। जैसे शहर की बात कहें, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, शहरों के नाम, इनके आगे शहर लिखने की आवश्यकता नहीं, सबको मालूम। फिर आता गांव। अब गांव की बात कहें तो कुछ गांव ऐसे होते हैं जिनके नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है, जान जाते हैं, लेकिन कुछ जगह है जिसका हमें नहीं मालूम। जैसे हम ये लिखें दादिया। अब दादिया लिख नहीं समझ में क्या है दादिया, इसके आगे हमने लिख दिया गांव, तो समझ में आया गांव का नाम है जी दादिया। समझ गए। ढाणी लिखेंगे तो जातिवाचक, और अगर हम ये कहें सैनियों की ढाणी, सैनियों की ढाणी, तो ये सैनियों की ढाणी जरूरी है कि दुनिया में एक ही जी नहीं, हर बड़े कस्बे के आसपास ऐसी कई ढाणियाँ मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब इनका नाम है, इसलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक। ये मुख्यतः इतनी बात हमने की बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा व्यक्तिवाचक संज्ञा और कहाँ होती हैं वो भी हम लिखते हैं, तो नोट लिख लें या विशेष लिख लें, टिप्पणी लिख लें, वहाँ पर उसकी चर्चा करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और कहाँ कहाँ आती है। लिखें विशेष। जैसे अगर आ जाए दिनों के नाम तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर आ जाए महीनों के नाम तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर आ जाए नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। झीलों के नाम ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महासागरों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महाद्वीपों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ग्रहों के नाम या नक्षत्रों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राष्ट्रीय जातियों के नाम समाचार पत्रों के नाम पत्र या पत्रिकाओं के नाम। समाचार पत्र या पत्रिकाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यदि हम कहें ऐतिहासिक युद्धों के नाम तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुर्गों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौराहों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इत्यादि कहाँ आएंगे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे उदाहरण के तौर पर दिनों के नाम की बात कहें तो दिन जैसे सोमवार, गुरुवार,
रविवार इत्यादि। ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि सोमवार एक ही तो है। महीनों के नाम जनवरी, जुलाई, दिसंबर। हिंदी महीनों के नाम भी आ सकते हैं, कार्तिक, ठीक है। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरयू, गोदावरी इत्यादि, ये भी नदियों के नाम हैं। नदियों के नाम है इसलिए किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। झीलों के नाम जैसे फतेह सागर झील, अन्ना सागर झील, पिछोला झील इत्यादि। पर्वतों के नाम जैसे अरावली, हिमालय, एटलस इत्यादि। कोई भी हो, इन सब के नाम किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। महासागरों के नाम जैसे हमने लिखा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर इत्यादि। महाद्वीपों के नाम जैसे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के नाम जैसे हम कहें शुक्र, मंगल, अश्विनी इत्यादि। दिशाओं के नाम। अच्छा बच्चों, दिशाएं कितनी होती है? 4, 8, 10, 12 है। 4 विकल्प दिए, कौन से चुनेंगे? 4, 8, 10 और 12। 4, 8, 10 और 12। ये अलग से मैं आपको लिखवाता हूँ बच्चों। यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुका है, अपने एसआई में भी आ चुका है, सेकंड ग्रेड वगैरह में भी पूछे जा चुके हैं। हो सकता आप लोगों को भी पूछ लिया जाए। तो दिशाएं कितनी होती है ये देखें। दिशाएं होती है बच्चों 10। दिशाएं कितनी होती है? 10। कौन कौन सी? गुरुजी हमने तो 4 ही सुनी, अब और सुनो आगे की। पूर्व, पूर्व के बाद में पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये तो इतनी तो दिख गई ना आपको, ठीक है। इसके बाद में देखो 4 ये रही, जिनको क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। लेकिन परीक्षा में ये नाम नहीं आते बच्चों। यहाँ जो नाम आएंगे वो कौन कौन से आते हैं? वो नाम ये आते हैं। यहाँ आएगा नाम आग्नेय, यहाँ ईशान, यहाँ वायव्य और ये है नैऋत्य। वायव्य और नैऋत्य। प्रश्न पूछा जाता है आग्नेय दिशा कौन सी होती है? विकल्प में आएगा दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो वहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। या पूछा जाता है उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है? वायव्य, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य। तो वो कौन सी होती है? वायव्य। उत्तर पूर्व दिशा क्या कहलाती है? ईशान। तो कितनी हुई? 8। एक ऊपर की होती है और एक होती है नीचे की, ऊपर और नीचे। तो ये कितनी हो गई? 10, ठीक है ना। ऊपर वाले को अधः कहते हैं, नीचे वाले के लिए निम्न के रूप में, ऊपर नीचे के रूप में ही नाम व्यक्त होता है। तो ये 10 दिशाएं आपको मैंने बता दी है। परीक्षा में ये नाम पूछे जाते हैं। आगे देखें बच्चों। हाँ, दिशाओं के बाद में लिखा है राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे भारतीय, अमेरिकन, रूसी इत्यादि। समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम जैसे हम कहें दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स इत्यादि। इसी प्रकार से ऐतिहासिक युद्धों के नाम जैसे पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध,
जैसे और बताएं, हल्दी घाटी का युद्ध, फिर आता है दुर्गों के नाम, जैसे रणथंभौर, या फिर कहें मेहरानगढ़, आमेर दुर्ग इत्यादि। बच्चों ये हैं आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आपको मैंने बताया मुख्यतः पहले 3 बातें याद रखनी है। नाम विशेष होना चाहिए, दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, और अंतिम नस्ल भेद हो। उनके अलावा कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं, ये सब व्यक्तिवाचक में है। व्यक्ति का मतलब ही होता है जिसके नाम से किसी एक को जाना जाए। तो इसके बाद में बच्चों हम पढ़ेंगे जातिवाचक और भाववाचक। उम्मीद करता हूँ आपको जो पढ़ाया गया अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।